संविधान सभा से संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें पिछली क्लास में हमने संविधान सभा की भारतीयों के द्वारा मांग और उस पर ब्रिटिश शासन के द्वारा क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी गई थी उस पर हमने चर्चा की थी। आप जानते हो, भारत में संविधान सभा के लिए कई राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा मांग की गई थी, कई नेताओं के द्वारा विभिन्न संगठनों के माध्यम से मांग की गई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी 1934 में संविधान सभा के निर्माण की मांग औपचारिक रूप से की थी और 1934 में ही साम्यवादी नेता एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग व्यक्तिगत रूप से की थी। और इससे पहले अगर हम देखें तो महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में संविधान सभा की अप्रत्यक्ष रूप से मांग की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि स्वराज्य ब्रिटिश शासन के द्वारा उपहार में प्राप्त नहीं होगा, बल्कि ये भारतीयों की आत्म अभिव्यक्ति होगी जो भारतीय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अभिव्यक्त की जाएगी। तो गांधी के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के निर्माण की बात की गई थी, हालांकि उन्होंने संविधान सभा शब्द का प्रयोग नहीं किया था। और इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की गई। 1939 में गांधी के द्वारा भी संविधान सभा की मांग की गई थी। तो इन सभी चीज़ों को हमने पिछली क्लास में देखा था। और भारतीयों के द्वारा जब संविधान सभा की मांग की गई तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से और क्रिप्स मिशन के माध्यम से मांगों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, जिसमें भारतीयों ने इन दोनों प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। अगस्त प्रस्ताव का महत्व इसलिए है क्योंकि पहली बार ब्रिटिश शासन ने ये माना कि भारत में संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया जाएगा, जबकि क्रिप्स मिशन का महत्व इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से पहली बार भारत में संविधान सभा के गठन करने का तरीका ब्रिटिश सरकार के द्वारा बताया था। लेकिन दोनों ही प्रस्तावों को भारतीय प्रमुख राजनीतिक दलों ने मना कर दिया था। उसके बाद में 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और ब्रिटेन में आम चुनाव हुए थे, उसमें लेबर पार्टी विजय हुई थी और जो चर्चिल की पार्टी थी वो चुनाव में हार गई थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे और उनका दृष्टिकोण भारत के विरुद्ध था। लेकिन लेबर पार्टी की विजय हुई 1945 में ब्रिटेन के आम चुनाव में और प्रधानमंत्री बने थे क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली ने सितंबर 1945 में भारत संबंधी नीति की घोषणा की थी और उस नीति में उन्होंने कहा कि हम भारत में एक मंत्रिमंडलीय आयोग को भेजेंगे, जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो कैबिनेट मिशन में हम क्या क्या बातें देखेंगे कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, कब ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की थी, कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य आए थे भारत, और कैबिनेट मिशन के द्वारा कब भारत में अपनी योजना का प्रकाशन किया गया था और कैबिनेट मिशन योजना की क्या क्या सिफारिशें थी। इन सभी बातों को आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कैबिनेट मिशन की घोषणा किसने की थी। तो कैबिनेट मिशन की घोषणा सितंबर 1945 में क्लीमेंट एटली के द्वारा भारत संबंधी नीति की घोषणा करते समय की गई थी। भारत संबंधी नीति की घोषणा क्लीमेंट एटली ने की थी और इस नीति में उन्होंने कहा कि हम भारत में एक मंत्रिमंडलीय आयोग को भेजेंगे और उसके बाद में फरवरी 1946 को उन्होंने एक 3 सदस्यीय आयोग भारत भेजा था। भारत में कैबिनेट मिशन को कब भेजा था? फरवरी 1946 को। फरवरी 1946 को 3 सदस्यीय आयोग भारत भेजा, उसी को ही क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिशन बोलते हैं। कैबिनेट मिशन इसलिए बोलते हैं कि जो 3 सदस्य थे, ये तीनों सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे, इसलिए इसको मंत्रिमंडलीय आयोग बोल सकते हैं या कैबिनेट मिशन बोल सकते हैं। इसको कैबिनेट मिशन भी बोलते हैं या मंत्रिमंडलीय आयोग बोलते हैं। तो इसको भारत का भेजा गया था फरवरी 1946 को और ये आयोग
24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। ये आयोग भारत कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को। अब सवाल ये उठता है कि कैबिनेट मिशन को भारत भेजा क्यों गया था? कैबिनेट मिशन के क्या उद्देश्य थे? तो इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। एक तो भारत को आज़ादी प्रदान करना, दूसरा भारत में संविधान निर्माण करने के लिए एक ढांचे का व्यवस्था करना ताकि भारतीय लोग अपने संविधान का निर्माण कर सकें। तो कैबिनेट मिशन को भारत भेजने के दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था भारत को आज़ादी प्रदान करना, कि कैसे भारत को आज़ादी प्रदान की जाए, और दूसरा उद्देश्य था इसका संविधान निर्माण का ढांचा तैयार करना, संविधान निर्माण हेतु व्यवस्था करना, ताकि भारतीय अपने संविधान का निर्माण कर सकें। तो इस कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य थे, इन सदस्यों में कौन कौन लोग शामिल थे? तो आइए देखते हैं कैबिनेट मिशन में कौन लोग शामिल थे। तो इसको याद रखने का तरीका है, इसको हम PAS के नाम से याद रख सकते हैं। कैबिनेट मिशन में ये 3 सदस्य थे, यानी पास का मतलब है, P का मतलब है पैथिक लॉरेंस, P का मतलब है पैथिक लॉरेंस। ये हम कैबिनेट मिशन के सदस्यों के नाम देख रहे हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्य, कैबिनेट मिशन के सदस्य। तो पहले हो गए पैथिक लॉरेंस, तो इनका P हमने सेट कर लिया। फिर A का मतलब है दूसरे सदस्य AV अलेक्जेंडर, दूसरे सदस्य हैं AV अलेक्जेंडर, जिनका पहला अक्षर A है, इसलिए हमने A यहाँ पे लिख दिया। तो पास के नाम से तीनों सदस्यों के नाम आप याद रख सकते हो। AV अलेक्जेंडर ये कैबिनेट मिशन के दूसरे सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन के तीसरे सदस्य थे, एस का मतलब सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्यीय आयोग था जिसमें ये 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस भारत मंत्री थे, या इसको हम भारत सचिव भी बोलते हैं, और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ये भारत मंत्री भी थे, या इनको भारत सचिव भी बोल सकते हैं, भारत मंत्री या भारत सचिव। तो सवाल ये कि भाई भारत सचिव या भारत मंत्री कौन होता था? तो ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे, और इनके पास भारत के शासन का जिम्मा था। जैसे मंत्रिपरिषद में कई मंत्री होते हैं, उनके पास अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे किसी के पास चिकित्सा विभाग होता है, किसी के पास परिवहन विभाग होता है, किसी के पास शिक्षा विभाग होता है। वैसे ये जो पैथिक लॉरेंस थे, इनके पास भारत संबंधी विभाग था। तो जिस मंत्री के पास भारत संबंधी विभाग होता था, उस मंत्री को भारत मंत्री या भारत सचिव बोलते थे। और दूसरे जो सदस्य हैं वो AV अलेक्जेंडर हैं। AV अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, ब्रिटिश नौसेना के मंत्री थे। और तीसरे जो सदस्य हैं मंत्रिमंडलीय आयोग के, कैबिनेट मिशन के, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो ये 3 सदस्यीय आयोग भारत आया था। तो ये जो कैबिनेट मिशन है, ये भारत पहुंचा था 24 मार्च 1946 को। तो भारत पहुंचकर इस कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय नेताओं के साथ वार्तालाप की गई थी। और कैबिनेट मिशन ने शिमला में मई 1946 में भारतीय नेताओं के साथ बातचीत की थी। बातचीत इसलिए की थी ताकि संविधान निर्माण के प्रश्न पर और आज़ादी के सवाल पर एक सर्वसम्मति बनाई जा सके। लेकिन भारतीय नेताओं के साथ और कैबिनेट मिशन में आपस में सर्वसम्मति नहीं बनी थी। तो सर्वसम्मति नहीं बनने के कारण कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी योजना का प्रकाशन कर दिया था, जिसको कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा अपनी योजना का प्रकाशन कब किया गया था?
16 मई 1946 को। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के द्वारा अपनी योजना का प्रकाशन किया गया था और इसको क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिशन योजना बोलते हैं। और इसी योजना के माध्यम से भारत में संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई थी। तो अब हम देखेंगे कि 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के द्वारा जो प्रस्ताव भारतीयों के सामने रखे गए थे उनमें क्या क्या बातें रखी गई थी। तो पहला देखिए, पहली बात इन्होंने रखी थी कि एक भारत संघ का निर्माण किया जाएगा और उस भारत संघ में कौन कौन लोग शामिल होंगे? भारत संघ का निर्माण किया जाएगा और इस भारत संघ में ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें शामिल होंगी। भारत संघ में कौन शामिल होगा? ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें इसमें शामिल होंगी। देशी रियासत। अब सवाल ये उठता है कि भाई ब्रिटिश भारत तो क्या था और देशी रियासत क्या थी? तो भारत 1947 में पूरे भारत पर ब्रिटेन का शासन नहीं था। 1947 का जो भारत था उसमें आधे भारत पर तो ब्रिटिश अंग्रेजों का शासन था और आधे भारत पर राजाओं का शासन था। यानी पूरा जो भारत था उसमें न तो राजाओं का संपूर्ण रूप से शासन था, न पूरे भारत पर ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। ब्रिटेन के उस समय 11 प्रांत थे, उन्हीं पर ही शासन था और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। तो जिन भागों पर ब्रिटिश सरकार का शासन था भारत में, उनको तो बोलते हैं ब्रिटिश भारत, और भारत के जिस भूभाग पर राजाओं का शासन था उनको क्या बोलते हैं? देशी रियासत या देशी राज्य बोलते हैं। देशी रियासत पर तो किसका शासन था? राजाओं का शासन था। और ब्रिटिश भारत पर किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। तो जो भारत संघ बनेगा उस भारत संघ में ये दोनों ही शामिल होंगे। इन दोनों को मिलाकर भारत संघ का निर्माण किया जाएगा। ये बात कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा 16 मई 1946 को प्रकाशित की गई थी। तो पहली सिफारिश तो इसकी ये थी। दूसरी सिफारिश थी कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। दूसरी सरकार क्या थी? अंतरिम सरकार का गठन करने की बात की गई थी। तो अंतरिम सरकार का क्या मतलब होता है? इसका गठन क्यों किया जा रहा था? क्योंकि जब तक भारत के संविधान का निर्माण नहीं होता है तब तक भारत का शासन चलाने के लिए अंतरिम सरकार का गठन करने की बात कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई थी। और इस कैबिनेट मिशन में कौन लोग शामिल होंगे? इसमें 14 लोग शामिल होंगे, जिसमें 6 लोग कांग्रेस के शामिल होंगे, 5 मुस्लिम लीग के शामिल होंगे और एक सदस्य किसके होंगे? पारसी, सिख और ईसाई लोग शामिल होंगे। इस प्रकार टोटल इसमें 14 लोग शामिल होंगे। और अंतरिम सरकार जब तक भारत का शासन चलाएगी तब तक भारत का संविधान का निर्माण होकर नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। और कैबिनेट मिशन के द्वारा तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश की गई थी वो थी कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा बिंदु है संविधान सभा, इस संविधान सभा के गठन की बात कैबिनेट मिशन के द्वारा भी की गई थी। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये जो संविधान सभा है इसमें ये संविधान सभा किन से मिलकर बनेगी? कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे? किन के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे? तो कैबिनेट मिशन योजना में ये कहा गया है कि संविधान सभा ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यानी इसमें भारत के जो राजा थे उनके प्रतिनिधि भी होंगे, यानी जो राजाओं के राज्य थे वहाँ से भी प्रतिनिधि शामिल होंगे, और ब्रिटिश भारत जो ब्रिटिश प्रांत थे और चीफ कमिश्नर राज्य थे उनके प्रतिनिधि भी संविधान सभा में शामिल होंगे। अब सवाल ये उठता है कि ब्रिटिश भारत से कितने लोग इसमें जाएंगे? देशी रियासतों के कितने लोग संविधान सभा में जाएंगे?
और वो किस आधार पर जाएंगे, यानी उनको जो सीटें आवंटित करेंगे वो किस आधार पर करेंगे, कितने लोग राजाओं के होंगे, कितने लोग ब्रिटिश भारत से संविधान सभा में जाएंगे। तो इसके लिए प्रावधान किया गया था कि इनका प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, यानी जो सीटें देशी रियासतों को दी जाएंगी और जो सीटें ब्रिटिश भारत को दी जाएंगी संविधान सभा की, वो जनसंख्या के अनुपात में दी जाएंगी। और कहा गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या 30 लाख है तो वहां से 3 प्रतिनिधि संविधान सभा में जाएंगे। किसी राज्य की जनसंख्या 50 लाख है तो वहां पर प्रति 10 लाख के हिसाब से 5 सीटें संविधान सभा में उनके लिए निर्धारित की जाएंगी। तो संविधान सभा से संबंधित जो दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश है कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, क्योंकि संविधान सभा में यही तो शामिल होंगे, ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व होगा, देशी रियासतों का होगा, लेकिन होगा कैसे? जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व हो जाएगा, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और प्रति 10 लाख पर एक सीट दी जाएगी, प्रति 10 लाख पर एक सीट संविधान सभा में दी जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि किसी राज्य की जनसंख्या मान लीजिए 1 करोड़ है तो वहां से संविधान सभा में कितनी सीटें दी जाएंगी? 10 सीटें दी जाएंगी। 10 लाख है तो 1 सीटें दी जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रावधान के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी तय की गई थी? तो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में 389 सदस्य निर्धारित किए थे। 389 मतलब 400 से 11 सदस्य कम हैं। तो लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट प्रदान की गई थी। इसका मतलब उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। तो 40 करोड़ के हिसाब से 400 सीटें होती हैं और संविधान सभा में सीटें कितनी निर्धारित की गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा? 389 सीटें। तो लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर भारत में एक सीट दी गई थी। तो 40 करोड़ के हिसाब से लगभग 400 सीटें हो गई। तो संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के द्वारा कितनी सीटें निश्चित की गई थी? 389 सीट। और ये 389 सीट किस आधार पर निर्धारित की गई थी? जनसंख्या के आधार पर। और 389 सीटें में से ब्रिटिश भारत से कितनी सीटें थी? ब्रिटिश भारत को कितनी सीटें प्रदान की गई थी? ब्रिटिश भारत को 296 सीटें दी गई थी और देशी रियासतों को 93 सीटें प्रदान की गई थी। देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि संविधान सभा में जाएंगे और ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य संविधान सभा में जाएंगे। और ब्रिटिश भारत में आपको पता है 2 प्रकार के राज्य होते थे। जैसे वर्तमान में हमारे 2 प्रकार के राज्य हैं, एक तो जो राज्य हैं पूर्ण रूप से राज्य हैं, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था 1947 में भारत में थी। यानी भारत का जो ब्रिटिश भारत था, अंग्रेजों का जहां शासन था, वहां 2 प्रकार के राज्य होते थे। पहले प्रकार के जो राज्य, जो संपूर्ण राज्य थे, उनको तो क्या बोलते थे? ब्रिटिश प्रांत। उनको तो क्या बोलते थे? ब्रिटिश प्रांत। और दूसरे जो केंद्र शासित प्रदेश थे आज की तरह, उनको क्या बोलते थे? चीफ कमिश्नर प्रांत। चीफ कमिश्नर प्रांत। भाई चीफ कमिश्नर प्रांतों पर तो सीधा शासन किसका था? वायसराय का था। और ब्रिटिश जो प्रांत थे वहां पे एक एक गवर्नर का शासन था। तो 296 सीटों का इनमें भी विभाजन किया गया। चीफ कमिश्नर प्रांतों को 4 सीट दी गई थी और ब्रिटिश प्रांतों को 292 सीटें दी गई थी। 1946 में भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत थे। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी? 11 थी। कौन कौन से थे इनको हम आगे देखेंगे। और चीफ कमिश्नर प्रांतों की संख्या भारत में उस समय कितनी थी? 4 थी। चीफ कमिश्नर कौन थे? जैसे दिल्ली, दिल्ली चीफ कमिश्नर प्रांत था और दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़,
कुरग, अजमेर, मेरवाड़, कुरग और बलूचिस्तान, ये 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे। प्रत्येक प्रांत से एक एक सीटें संविधान सभा में आवंटित की गई थी। तो इस प्रकार ये 4 सीटें थी। और देशी रियासतों की संख्या उस समय लगभग 565 के लगभग राजाओं का राज्य था, तो वहां से उनको 93 सीटें प्रदान की गई। अब आप समझ सकते हो कि 565 उस समय रियासतें थी और सीट उनके लिए 93 हैं, तो उन बहुत छोटे छोटे राज्य थे, इसलिए 565 रियासतें होते हुए भी उनको सिर्फ 93 सीटें ही प्रदान की गई थी, क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत कम थी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये तो 389 सीटें संविधान सभा में निश्चित की गई थी, लेकिन इन सदस्यों का चयन संविधान सभा में कैसे किया जाएगा? ये संविधान सभा में कैसे जाएंगे? मनोनीत होकर जाएंगे या निर्वाचित होकर जाएंगे? तो कैबिनेट मिशन जो प्रकाशित किया गया था, कैबिनेट मिशन के सदस्य सिद्धांत रूप से इस बात पर सहमत थे कि कैबिनेट मिशन में जो 389 सदस्य संविधान सभा में निर्धारित किए गए हैं, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएं। सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमति थी, लेकिन अगर वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन होता उस समय भारत में, तो संविधान निर्माण का जो अवधि थी वो आगे बढ़ जाती, क्योंकि निर्वाचन में टाइम लगता, तो आज़ादी की जो बात थी वो भी आगे चली जाती। आज़ादी प्राप्त करने में देर होती, संविधान सभा का निर्माण करने में देर होती, संविधान बनाने में भी देर लग जाती। इसलिए वयस्क मताधिकार के आधार पर सैद्धांतिक रूप से सहमत होते हुए भी व्यवहारिक तरीका यही निकाला गया कि संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। यानी हमारी संविधान सभा का निर्वाचन जनता के द्वारा नहीं किया जाएगा, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान सभा का निर्वाचन किया जाएगा। तो कैबिनेट मिशन ने व्यवहारिक रूप क्या दिया कि संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगी। अब सवाल ये उठता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचित होगी संविधान सभा, तो उनका निर्वाचन आखिर जनता नहीं करेगी तो करेगा कौन? तो आइए देखते हैं कौन करेगा। जो ब्रिटिश भारत के प्रांत हैं, इन सभी प्रांतों में विधानसभाएं थी। भाई जो 11 प्रांत थे, तो 11 प्रांतों में विधानसभा थी, तो उन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन की बात कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई थी। तो कैबिनेट मिशन में जो ब्रिटिश भारत के 296 सीटें थी, इनका निर्वाचन कैसे तय किया गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा तो जनता निर्वाचन नहीं करेगी, तो कौन करेगा? भाई जनता तो निर्वाचन करेगी अपने प्रतिनिधियों का, और ये प्रतिनिधि किसके सदस्य होते थे? ये प्रतिनिधि विधानसभाओं के सदस्य होते थे। जो 11 प्रांत थी, उन 11 प्रांतों में 11 विधानसभाएं थी, और ये विधानसभा के सदस्य इनका निर्वाचन करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष निर्वाचन बोलते हैं। अगर जनता सीधे ही संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करती तो उसको हम क्या बोल देते? प्रत्यक्ष निर्वाचन बोल देते। लेकिन जनता ने सीधे इनका निर्वाचन नहीं किया। जनता ने किसका निर्वाचन किया? अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया, जो कि विधानसभा के सदस्य थे, और विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष निर्वाचन बोलते हैं, जो कि कैबिनेट मिशन योजना में प्रस्ताव दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया तो किस पद्धति के द्वारा किया गया? तो उस पद्धति का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा निर्वाचन किया गया था। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा इन सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। तो निर्वाचन करने की ये पद्धति थी और निर्वाचन किया गया था अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये जो सदस्य थे 292 सदस्य, इनका निर्वाचन तो कैसे किया गया था? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया था, जिनको अभी हमने देखा है। तो यहाँ पे जो
296 सदस्य लिखे हैं, तो यहाँ पे 292 सदस्य ही हैं। इनके अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की थी। और देखिए फिर जो चीफ कमिश्नर प्रांत हैं, इनका चयन संविधान सभा में कैसे किया जाएगा, तो वही कूर्ग के लिए तो ये कहा गया था कैबिनेट मिशन में कि इनका निर्वाचन भी कैसे किया जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से कूर्ग की विधानसभा के द्वारा किया जाएगा। कूर्ग की विधानसभा के द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से जैसे इनका निर्वाचन किया गया, वैसे ही कूर्ग के एक प्रतिनिधि का चयन कूर्ग की विधानसभा के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। बाकी 3 जो चीफ कमिश्नर प्रांत हैं, इनके जो सदस्य केंद्रीय विधानसभा में सदस्य हैं, केंद्रीय विधानसभा में इनका एक एक प्रतिनिधि था, उस प्रतिनिधि को ही संविधान सभा का सदस्य मान लिया गया। केंद्रीय विधानसभा का क्या अर्थ है, जैसे आज की हमारी संसद है, उस समय उस संसद के समान कौन सी संस्था थी, केंद्रीय विधानसभा थी, और प्रांतों में तो विधानसभा थी। तो उस केंद्रीय विधानसभा के जो सदस्य थे इन चीफ कमिश्नर प्रांतों से, उन्हीं को संविधान सभा का सदस्य मान लिया गया था। तो इस प्रकार ये 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। फिर सवाल उठता कि भाई देशी रियासतों का कैसे चयन किया जाएगा। अब देशी रियासतों के लिए कैबिनेट मिशन के द्वारा ये कहा गया था कि देशी रियासतों का संविधान सभा में चयन वार्ता समिति के द्वारा तय किया जाएगा। एक वार्ता समिति बनेगी, ये वार्ता समिति परामर्श के द्वारा तय करेगी कि इनका चयन कैसे किया जाए। और ये वार्ता समिति किसके साथ परामर्श करेगी, ये राजाओं के साथ करेगी, देशी रियासत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेगी, परामर्श करेगी। उसके बाद में निर्धारण किया जाएगा कि ये 93 सदस्य संविधान सभा में कैसे चयन इनका होगा। और वार्ता समिति में कौन लोग होंगे, वार्ता समिति में तो यहाँ जो संविधान सभा के सदस्य हैं जिनका निर्वाचन हो गया वो होंगे, और कौन होंगे, देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। तो ये वार्ता समिति परामर्श करके देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व को तय करेगी। तो वार्ता समिति ने परामर्श किया और क्या निष्कर्ष निकाला कि भाई इन 93 सदस्यों का क्या किया जाएगा, मनोनयन किया जाएगा। ये 93 सदस्य क्या होंगे, मनोनीत सदस्य होंगे। जो देशी रियासतों के जो राजा थे वो इनका मनोनयन संविधान सभा के लिए कर देंगे। लेकिन प्रत्येक रियासत को 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट ही यहाँ पे आवंटित की गई थी। तो इस प्रकार आपकी ये बात अब समझ में आ गई कि भारतीय संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित थी। आंशिक रूप से तो क्या थी, निर्वाचित थी, और आंशिक रूप से क्या थी, मनोनीत थी। क्योंकि 93 सदस्यों का मनोनयन किया गया और 296 सदस्यों का 292 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया। एक सदस्य का भी निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया गया, और बाकी इनका जो केंद्रीय विधानसभा के सदस्य थे उनको इस संविधान सभा का सदस्य मान लिया गया। तो संविधान सभा हमारी सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर निर्वाचित नहीं की गई थी। तो कैसे निर्वाचित की गई थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, और आंशिक रूप से मनोनीत थी। अब सवाल उठता है कि यहाँ इन सदस्यों का मनोनयन क्यों किया गया, इनका निर्वाचन क्यों नहीं किया गया। तो इन राज्यों में विधानसभा तो थी नहीं, वे राजाओं का जहाँ शासन था वहाँ विधानसभा नहीं थी, और जनता के द्वारा निर्वाचन करवाते तो वही टाइम लगता, इसलिए इनका मनोनयन किया गया था। तो इस प्रकार हमने 2 बातें देख ली। संविधान सभा में सीटें कितनी थी, 389 थी। ब्रिटिश भारत के लिए कितनी हिस्से में आई, 296। देशी रियासतों को कितने मिली, 93 सीटें, और ये जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई थी। अब अगली बात देखते हैं संविधान सभा के बारे में, कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या क्या बातें और कही गई हैं। तो जो 389 सीटें संविधान सभा के लिए निर्धारित की गई थी, इनको 3 धार्मिक समुदाय में विभाजित किया गया था। प्रत्येक प्रांत को जो सीटें आवंटित की गई थी, उन सीटों को 3 धार्मिक समुदाय में उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किया गया था। जैसे मान लीजिए उदाहरण देखें कि बम्बई जो प्रांत है, बम्बई प्रांत को मान लीजिए 30 सीटें दी गई हैं। तो बम्बई प्रांत में मुसलमानों की जितनी जनसंख्या थी
उनके अनुपात में उनको 30 सीटों में से प्रदान कर दी। सिखों की जितनी जनसंख्या थी उनके अनुपात में 30 सीटें में से उनको सीटें प्रदान कर दी, बाकी सामान्य के लिए रह गई। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए देख लीजिए कि बम्बई में मान लीजिए आधी जनसंख्या मुसलमानों की है। आधी जनसंख्या किसकी है? मुसलमानों की है। तो 30 में से आधी सीटें किसकी होंगी? मुसलमानों की होंगी। आधी सीटें किसकी होंगी? सामान्य की हो जाएंगी। इस प्रकार प्रत्येक प्रांत को जो सीटें आवंटित की गई थी संविधान सभा में, उन सीटों को 3 समुदायों में विभाजित किया गया था। और वो समुदाय कौन कौन से थे? वो समुदाय थे सामान्य, मुस्लिम और सिख। ये 3 समुदायों में संविधान सभा की सीटें बांटी गई थी। तो प्रांतीय संविधान सभा के सदस्यों को 3 धार्मिक समूह में बांटा गया था। 3 धार्मिक समुदाय में विभाजित किया गया था। और ये 3 धार्मिक समुदाय कौन से हो गए? सामान्य हो गए, मुस्लिम हो गए और सिख हो गए। तो प्रत्येक राज्य के हिस्से में जितनी संविधान सभा की सीट आई, उन सीटों को जनसंख्या के अनुपात में इन तीनों समुदायों में बांटा गया था, जिसका उदाहरण हमने आपको बम्बई का उदाहरण देके बताया। मान लीजिए बंगाल की बात करें तो बंगाल में मान लीजिए 40% मुस्लिम जनसंख्या है। तो बंगाल के हिस्से में जितनी संविधान सभा की सीट आई हैं, उनकी 40% सीटें मुसलमानों को दी जाएंगी। मान लीजिए बंगाल में 10% सिख हैं, तो टोटल सीटों की 10 सीटें किसको दी जाएंगी? सिखों को दी जाएंगी, बाकी सामान्य के लिए रख दी जाएंगी। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सामान्य की सीट कौन सी होंगी? तो मुस्लिम और सिखों को छोड़कर जो सारे समुदाय थे उनको सामान्य श्रेणी में रखा गया था। तो सभी संविधान सभा की टोटल सीटों को देखें तो सामान्य की सीट टोटल थी 213, मुस्लिमों के हिस्से में आई टोटल सीट 79 और सिखों के हिस्से में 4 सीट आई थी। तो इस प्रकार संविधान सभा के प्रत्येक प्रांत को आवंटित की गई सीटों को 3 धार्मिक समुदाय में विभाजित कर दिया गया था। अब इसमें एक पेच और है कि इनका निर्वाचन कौन करेगा? तो इनका निर्वाचन उस प्रांत की विधानसभा के इसी धार्मिक समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा। यानी सिखों को जो सीटें मिली हैं, तो सिखों के सीटों का निर्वाचन कौन करेगा? किसी विधान परिषद के जो सिख समुदाय के सदस्य हैं, वही सिख सीटों के लिए निर्वाचन में भाग लेंगे। मुसलमानों का निर्वाचन कौन करेगा? किसी प्रांत की विधानसभा में जो मुस्लिम सदस्य हैं, वो मुस्लिम सदस्य मुसलमानों की जो सीटें हैं उनके लिए वोटिंग डालेंगे और सामान्य के लिए सभी वोट डालेंगे। तो इस प्रकार जो 3 धार्मिक समुदायों में सीटों को विभाजित किया गया, तो उनको उन्हीं के समुदाय के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। और जो प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांत थे, उनको भी 3 समूह में विभाजित किया गया था। जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे उनको 3 समूह में विभाजित कैसे किया? देखिए, उनको ए, बी और सी श्रेणी में विभाजित किया गया था। ब्रिटिश प्रांतों को 3 समूह में बांटा गया। 3 समूह में बांटा गया था। तो देखिए 3 समूह कौन से हैं? ए समूह के राज्य, दूसरे बी समूह के राज्य और तीसरे सी समूह के राज्य। तो देखिए 3 समूह में कैसे बांटा गया था। जो हिंदू बहुल राज्य थे, हिंदू बहुल राज्यों को ए समूह में रख दिया और मुस्लिम बहुल राज्यों को कहाँ रख दिया? जिन राज्यों में हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी उन सभी राज्यों को कहाँ रख दिया? ए समूह में। जिन राज्यों में मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा थी उनको कहाँ रख दिया? बी समूह में। और सी समूह में भी किसको रखा था? मुस्लिम बहुल राज्यों को बी समूह में भी रखा और मुस्लिम बहुल राज्यों को सी समूह में रखा।
अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई यहाँ भी मुस्लिम बहुल राज्य हैं, यहाँ भी मुस्लिम बहुल राज्य हैं, तो कौन से राज्यों को तो बी श्रेणी में रखा, कौन से को सी श्रेणी में रखा। तो आइए देख लेते हैं 1947 का ब्रिटिश भारत का मानचित्र देखते हैं। ये उस समय का भारत है, 1947 का इस प्रकार भारत है। तो इसमें जो इधर के राज्य थे, जो इस साइड के राज्य थे, जो इस साइड के जो मुस्लिम बहुल राज्य थे, इनको तो कहाँ रख दिया, बी समूह में रख दिया। और इस साइड के जो मुस्लिम बहुल राज्य थे उनको कहाँ रख दिया, सी समूह में रख दिया। भाई भारत के दोनों तरफ, इधर तो पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और सिंध प्रांत थे जो वर्तमान में पाकिस्तान की तरफ हैं। तो इनको तो कहाँ रखा, बी समूह में रख दिया। यानी मुस्लिम बहुल ऐसे राज्य जो इस साइड में थे, उत्तर पश्चिमी भारत में थे, उनको बी समूह में रख दिया। और जो मुस्लिम बहुल राज्य इधर थे, उत्तर पूर्व की तरफ थे, उनको कहाँ रख दिया, सी समूह में रख दिया। और जो शेष हिंदू बहुल राज्य थे उनको ए समूह में रख दिया गया था। तो अब आपके बात समझ में आ गई होगी कि ए समूह में हिंदू बहुल राज्यों को रखा, बी समूह में उत्तर पश्चिम के जो मुस्लिम बहुल राज्य थे उनको रखा, सी समूह में पूर्वोत्तर भारत की तरफ, बंगाल आसाम की तरफ जो मुस्लिम बहुल राज्य थे उनको यहाँ पे रख दिया गया था। तो अब देखते हैं कौन कौन से राज्य कौन कौन से समूह में रखे गए थे कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो उस समय भारत में 11 प्रांत थे। कितने ब्रिटिश प्रांत थे, 11 प्रांत थे। तो हिंदू बहुल प्रांत कौन से थे, भाई मुंबई था, बंबई राज्य था, सॉरी बंबई, मद्रास, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रांत जो आज का मध्य प्रदेश है, और संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है। इनको कहाँ रखा था, हिंदू बहुल राज्य यानी ए समूह में रखा था। मुस्लिम बहुल राज्यों में 3 राज्यों को रखा था, सिंध, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। इनको रख दिया बी श्रेणी में। और सी श्रेणी में किसको रखा था, बंगाल और असम को रखा था। इनको सी श्रेणी में रख दिया। अब ये तो ब्रिटिश प्रांत 11 हो गए। इसके अलावा 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे, उनको कहाँ रखा गया था। तो 4 में से जो 3 चीफ कमिश्नर प्रांत थे उनको रख दिया ए समूह में, जैसे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ और कुरग, इनको ए समूह में रखा था। अजमेर, मेरवाड़ और कुरग, इनको तो ए समूह में रख दिया। और जो बलूचिस्तान था उसको बी समूह में रख दिया गया था, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरफ था, तो इसलिए जो चीफ कमिश्नर प्रांत बलूचिस्तान था इसको यहाँ रख दिया। और संविधान सभा की जो 389 सीटें थी वो इनमें भी बांटी गई थी। इनके हिस्से में कितनी सीटें आई थी, 187 तो ये थी इन प्रांतों की, 187 सीटें तो किसकी थी, इन 6 प्रांतों की थी, और 3 इनकी सीटें थी। ठीक है, इनके हिस्से में कितनी सीटें आई थी, इनके हिस्से में 35 सीटें तो इन 3 प्रांतों की थी और 1 सीट इनकी थी। और सी समूह को कितनी सीटें आवंटित की गई थी, 70 सीटें इनको आवंटित की गई थी। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ये प्रांतों को 3 समूह में क्यों बांटा गया, हिंदू मुस्लिम की तरह, और इसी प्रकार प्रत्येक प्रांत को जो सीटें आवंटित की गई थी उन सीटों को भी 3 समुदायों में क्यों बांटा गया। तो इसका उत्तर ये है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा पाकिस्तान निर्माण की मांग को अस्वीकार कर दिया, और 2 संविधान सभा बनाने की मांग मुस्लिम लीग ने की थी उसको भी अस्वीकार कर दिया। और मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार 3 समुदायों में संविधान सभा को बांटा गया था। और प्रांतों के भी 3 समूह इसीलिए बनाए थे ताकि मुस्लिम लीग को संतुष्ट किया जा सके और वो पाकिस्तान की मांग नहीं करे। तो मुस्लिम लीग को पाकिस्तान की मांग छोड़ने के लिए और उसको संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार 3 प्रांतों के समूह बनाए गए थे, जिसमें मुस्लिम बहुल प्रांत थे,
और हिंदू बहुल प्रांत थे। और कैबिनेट मिशन के द्वारा ये भी प्रावधान किया गया कि ये जो प्रांत हैं, ये प्रांत पहले अपना अपना संविधान बनाएंगे, ये प्रांत अपना संविधान बनाएंगे, फिर ये प्रांत मिलकर अपने समूह का संविधान बनाएंगे, ये प्रांत सारे मिलकर अपने बी समूह का संविधान बना लेंगे, ये सारे प्रांत मिलकर अपने सी समूह का संविधान बना लेंगे, और फिर तीनों समूह एक साथ बैठकर भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। ये कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रावधान किया गया था। तो इस प्रकार ये सारे जो प्रावधान हैं वो भारत की संविधान सभा के लिए किए गए थे, जिनको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। देखिए, दो प्रावधान तो ये किसके लिए किए गए थे? ये भारत संघ के लिए किए गए थे, जो संविधान सभा से संबंधित नहीं है। अंतरिम सरकार की बात की गई, जो संविधान सभा के लिए नहीं है। संविधान सभा से संबंधित एक प्रावधान तो ये है कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन किनसे मिलकर होगा? ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों से होगा। ये इनका प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया जाएगा, और इस प्रकार ये सीटों का आवंटन कर दिया। और इन प्रतिनिधियों का चयन कैसे किया जाएगा? तो इन प्रतिनिधियों का चयन तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। कुरग से भी इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा। 4 जो चीफ कमिश्नर, उसमें से 3 चीफ कमिश्नर के प्रतिनिधियों जो केंद्रीय विधान सभा के सदस्य थे, उन्हीं को इस संविधान सभा का सदस्य माना जाएगा। और देशी रियासतों के लिए मनोनीत करने की बात की थी। और प्रत्येक प्रांत को आवंटित सीटों को 3 धार्मिक समूहों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। जैसे बंगाल का उदाहरण ले, बंगाल में मान लीजिए 60% जनसंख्या मुस्लिमों की है, तो बंगाल के हिस्से में आने वाली संविधान सभा की 60 सीटें किसको दी जाएंगी? मुस्लिमों को दी जाएंगी, बाकी अन्यों को दी जाएंगी। और इन समुदायों के सदस्यों का निर्वाचन भी कौन करेंगे? संविधान जो प्रांत थे, उन प्रांतों की विधानसभा में इन्हीं के जो सदस्य हैं, इन्हीं समुदायों के, वही इनका निर्वाचन करेंगे। सिखों का निर्वाचन कौन करेंगे? सिख समुदाय के जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य हैं वो सिखों का निर्वाचन कर देंगे। मुस्लिमों का निर्वाचन मुस्लिम करेंगे, सामान्य का निर्वाचन सभी करेंगे। और प्रांतों के 3 समूह बनाए गए थे, हिंदू बहुल प्रांत, मुस्लिम बहुल और मुस्लिम बहुल। तो ये 11 प्रांत है। देखिए 11 प्रांत कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और ये 7, ये 8, ये 9, और ये 10, और ये 11 प्रांत हो गए। और 4 ये चीफ कमिश्नर प्रांत थे, 1 बलूचिस्तान हो गया और 3 ये हो गए। इस प्रकार कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में संविधान सभा के गठन का व्यवहारिक तरीका भारतीयों को दिया गया था, और कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अनुसार ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। और कैबिनेट मिशन ने यह भी कहा था कि पहले जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं उनका निर्वाचन होगा, और उनका निर्वाचन होने के बाद में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। और संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जुलाई-अगस्त 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार कैबिनेट मिशन की जो सिफारिशें थी वो हमने पूरी देख ली हैं। तो जो तीसरा प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था, जब भारतीयों ने संविधान सभा की मांग की, तो कैबिनेट मिशन जो प्रस्ताव दिया गया था, इसके आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। यानी भारतीय संविधान सभा को व्यवहारिक रूप किसके द्वारा दिया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा। संविधान सभा का गठन इसी की सिफारिशों के अनुसार किया गया था। तो तीनों प्रस्तावों में कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये जो हमारा चैप्टर है आज का, वो है कैबिनेट मिशन की सिफारिशों का। तो इस प्रकार ये सारी सिफारिशें कैबिनेट मिशन से संबंधित थी, जिनके आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगली क्लास में हम देखेंगे कि संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ, और निर्वाचन के उपरांत किस किस दल को कितनी कितनी सीटें मिली थी, और कौन कौन लोग संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। और इसके अलावा जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे उसका पुनर्गठन
हुआ था।